नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के 19 दिन बाद पत्नी सोनम अचानक से सामने आई, जिसके बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कोई ये कह रहा था कि पत्नी की भी हत्या हो गई, कोई ये कह रहा था कि अगवा कर नेपाल ले जाया गया। ये सब कुछ पिछले 19 दिन से चल रहा था, लेकिन अचानक जैसे कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम गाजीपुर पहुंची, हर किसी के होश उड़ गए। उसमें सबसे पहले अपने भाई के साथ बात की, बताया कि वो गाजीपुर के एक ढाबे पर बैठी हुई है। इसके बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिला। मेघालय से लेकर इंदौर और गाजीपुर तक की पुलिस एक्टिव हो गई। सोनम को उसी ढाबे से गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम का हाथ है। उसने ही हत्या की साजिश रची। उसको शादी के बाद हनीमून के नाम पर घर से दूर मेघालय लेकर गई और फिर किराए के हत्यारों के यानी सुपारी किलर्स के हाथों अपने पति का मर्डर करवा दिया और फिर उसके बाद खुद लापता हो गई। इस मामले में जांच कर रही मेघालय पुलिस का दावा यह है कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया। उस दौरान सोनम वहीं पर मौजूद थी। उसने आरोपियों को चीख चीख कर यह कहा कि मार डालो इसे। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। बहुत सारी थ्योरीज इसमें सामने आ रही हैं। राजा रघुवंशी की पत्नी और उसके साथ शामिल आरोपियों से पुलिस की इस वक्त पूछताछ जारी है, लेकिन ऐसे में इन थ्योरीज के बीच में अलग अलग एंगल से मनोवैज्ञानिक इस पूरे केस को कैसे रीड करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट इसको कैसे समझते हैं, चर्चा इस पर करेंगे। साथ ही कानूनी पहलुओं को भी जानेंगे। हम पूर्व डीजीपी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लॉयर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं आई हैं आपको वो सुन पाएंगे। जो परिजन थे दोनों परिवारों के, जो सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी के जो परिजन थे, वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे। तो पुलिस कमिश्नर इंदौर के द्वारा इसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी साहब को इसमें अपॉइंट किया गया। साथ गलत करा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हो सके तो फांसी दी जाए। कोई भी हो, वो इतनी टीम में से या तो मेघालय पुलिस से भी मेरा यही वो है कि और भी वहाँ पे आपके पहचान वाले जो भी हुए उनको पता होगा कि इंडियन लोग कौन थे, वो उनका चेहरा बताया जाए। बस मेरी यही दरखास्त है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, अगर पूरी दुनिया भी कह देना कि सोनम ने करा है, फिर भी मैं ये कहूंगी कि सोनम ये कर ही नहीं सकती है। राज का जो कन्वर्सेशन था सोनम के साथ, बिल्कुल एक ब्रदर सिस्टर की जैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही था सेम। वो दीदी दीदी करके बात करता है, सोनम राज करके बात करती है। उसकी हमें उन लोगों की कन्वर्सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ इन लोगों को कुछ चल रहा है। तो आइए मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस पूरे केस के ट्विस्ट एंड टर्न्स को साथ साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस कहानी की शुरुआत होती है और क्लाइमेक्स आते आते ये पूरी कहानी पलटकर सामने आने लगती है। डॉक्टर निशा खन्ना है, मनोवैज्ञानिक, हमारे साथ अब से थोड़ी ही देर में मौजूद रहेंगी। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शारदा प्रसाद जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही दिनेश जोटवानी साहब वकील हैं, लॉयर, कानूनी पहलुओं को उनसे भी हम समझेंगे। आप सभी का स्वागत करती हूं और शुरुआत करना चाहूंगी सबसे पहले शारदा प्रसाद सर आप ही के साथ, क्योंकि इसमें मेघालय पुलिस और साथ ही फिर यूपी पुलिस, इधर इंदौर की पुलिस भी एक्टिव हुई और एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। सबसे पहले मेघालय पुलिस की तरफ से और मेघालय के सीएम की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि सोनम इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और उसने ही अपने पति की हत्या करवाई। फिर उसके बाद परिवार के स्टेटमेंट आपने सुने होंगे। ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इसमें। मैं ये समझना चाहती हूं कि पुलिसिया कार्रवाई को लेकर अभी तक आपने क्या समझा। दूसरा, क्या आपको किसी तरीके की जल्दबाजी नजर आती है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, सब थ्योरीज हैं, अभी सब कुछ थ्योरी बेस्ड है। आप ऐसे देखिए कि मेघालय पुलिस जिस दिन उसका स्कूटर रिकवर हुआ है उसी दिन से शांतिपूर्वक बिना हल्ला किए हुए बहुत ही पेंसटेकिंग तरीके से सारा इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने किसी को बताया नहीं, कोई डिस्क्लोज नहीं किया है। उसका कारण ये है कि आज के ज़माने में टेक्निकल एविडेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो टेक्निकल एविडेंस उन्होंने इकट्ठे किए और उसके साथ में थोड़े बहुत जो ह्यूमन एंगल्स हैं, जो गवाहियाँ हैं, वो थोड़े बहुत उन्होंने रिकॉर्ड किए और उसके बाद लोकेशंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी कर ली। उसके बाद तब उन्होंने छापा डाला, जो कि मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश पुलिस के साथ में किया और जितना बताना था
वो बहुत ही संयम के तरीके से उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है, तो वो सही है। और एक एक शब्द जो उन्होंने बोला, इंक्लूडिंग सीएम मेघालय साहब ने जो बोला, उसका एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है अभी तक। और इसके बाद में अगर हम कहें कि इंदौर में या पेरेंट्स ने किसी ने कहा, तो आपको ये समझना होगा कि पेरेंट्स की भावना क्या होती है। तो उन्होंने अपनी भावना के तरीके जो कुछ कहा उस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना उस ओपिनियन की कोई वैल्यू होगी। तो अब तो चूंकि सारे करीब समझिए कि सभी लोग पकड़ में आ गए हैं, तो जब इनके कस्टोडियल इंट्रोगेशन होंगे तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन के बाद में जो स्टेटमेंट्स आएंगे उसके बाद कुर्सी पर बैठा के आमने सामने इनसे बात होगी। आई मीन जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं उसमें, उन दोनों के स्टेटमेंट्स को लेके आपस में बात करके क्रॉस चेक किया जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं। तो वो कॉन्ट्रडिक्शंस जब सामने आएंगे तो फिर से क्लैरिफाई किया जाएगा, और जो करेक्ट स्टोरी बन के आती है वो इनको ले जाया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने में, और मजिस्ट्रेट के सामने इनके बयान कराए जाएंगे जो शपथ पत्र के साथ में होंगे। तो उसकी वैल्यू है, और मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा सुंदर इन्वेस्टिगेशन हुआ, और इसके लिए मेघालय पुलिस मैं कहूँगा कि बधाई के पात्र नहीं, हैं। बहुत अच्छी बात है सर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन 19 दिन बाद गाजीपुर में मौजूद रहते हुए खुद सोनम ने फोन किया अपने भाई को। सबसे पहली बात, उसने बाकायदा ट्रैवल किया, एक जगह से दूसरी जगह उसने ट्रैवल किया, होटल की बुकिंग्स करवाई, जो आप डिजिटल एविडेंसेस की बहरहाल बात कर रहे थे, लेकिन जगह जगह उसने खुद ट्रैवल किया। और 19 दिन बाद उसकी बरामदगी होती है, वो भी कब? जब वो खुद अपने भाई को फ़ोन करती है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, क्योंकि 19 दिन से सर तलाश जारी थी जब कत्ल का पता चला, और उसके बाद पत्नी की तलाश की जा रही थी। आपको लगता है कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में कहीं कोई लूप होल्स, क्योंकि एक 19 दिन का वक्त सीसीटीवी फुटेज से लेके रेलवे स्टेशन से लेके, क्या वहां तक की निगरानी उस तरीके की थरो नहीं रही कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस ये 19 दिन का रहा? नहीं, और ऐसा उसमें नहीं। भी उसको सामने खुद से आना इनफैक्ट ऐसा है कि टेक्निकल एविडेंस ऐसा होता है कि पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद हर एक पहलू की जानकारी ली जाती है। जैसे इस पहलू, इसमें एक पर्टिकुलर केस में मैं बताऊं आपको, मेघालय में जा कर के और चेरापूंजी ना जा कर के मौसिनरम या सोहरा की तरफ आप चले गए और वहाँ पर एक छोटे गेस्ट हाउस में जाके रात में रुकते हैं, इसका मतलब गूगल से उन्होंने उसकी लोकेशन पहले से देखी होगी, टिकट बुक करने के पहले देखी होगी। तो ये चीज़ जो वेरीफाई करना है, ये जब हम सिम कार्ड पकड़ते हैं तो सिम कार्ड के साथ IMEI नंबर लेकर के एक मशीन से हम निकाल सकते हैं कि इसके कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ हैं। तो आपको अब मालूम होगा कि इसका जो मास्टरमाइंड है, अगर एक है तो पीछे वहाँ इंदौर में ही बैठा रह गया, और उसके फील्ड वाले लोग सब बाहर आए। तो वो मास्टरमाइंड का जब टेलीफोन नंबर, उसके ट्री बनाए गए, टेलीफोनिक ट्री, तो ये देखा गया कि कहाँ कहाँ इसके तार जुड़े हुए हैं, और जब सबके ऊपर में बिल्कुल करेक्ट इन्वेस्टिगेशन होकर के हो गया, तब उन्होंने डिस्क्लोज किया कि अब हम इनको पकड़ने जा रहे हैं। और तब फिर उसके बाद गिरफ्तारी हुई। जी, ठीक। जी। डॉक्टर निशा खन्ना, आपके पास आते हुए सोनम का बिहेवियर और जिस तरीके के स्पेक्यूलेशन सोनम के मिलने के बाद जो बातें सामने आई, या परिवार की बातें सामने आई, या जो सोनम के ऊपर इस वक्त आरोप लग रहे हैं कि कितने सामान्य तौर पर सोनम ने ट्रैवल किया, ट्रेन लेकर वो इंदौर भी लौटी, ये किस तरीके का साइकोपैथिक बिहेवियर दिखाता है? ये साइकोपैथिक बिहेवियर है, ये नार्सिसिस्टिक अप्रोच है, या फिर ये क्योंकि एक इन्वॉल्वमेंट किसी तीसरे शख्स के साथ, एक लव ट्रायंगल की बात हो रही है, तो कैसी मानसिक स्थिति सोनम की रही होगी कि इतनी सारी प्लानिंग, एक शांत जगह पर, गुमनाम जगह पर लेकर जाना, फोटो शूट के बहाने, लोकेशन को बार बार शेयर करना, मतलब पूरी तरीके से षड्यंत्र रचना। किस तरीके की मानसिक स्थिति आप सोनम की रीड कर पा रही हैं मैम? देखिए, साइकोपैथिक टेंडेंसीज तो कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर्सन में है। जब भी कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, अब उसमें नार्सिसिज्म डिसऑर्डर भी हो सकता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, अगर हम बात करें हो सकता है डेल्यूजनल डिसऑर्डर हो, कोई साइकोटिक या साइकोसिस के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो मुझे लग रहा है अगर उसकी टेस्टिंग होगी और पुलिस पूरा वेरिफिकेशन करेगी तो सामने आ जाएगी। हाँ, मेंटल हेल्थ कंडीशन अगर ऐसी होती हैं तो कोई भी इंसान ऐसी स्टोरीज़ फैब्रिकेट कर सकता है, वो कॉम्फ्लेज कर सकता है कि कहीं ना कहीं जो भी जैसे आपने बोला है, ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, लोग प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, और ये सिर्फ
इसलिए नहीं, मतलब वो जर्नल डेली के रूटीन में भी कई बार बहुत सारे लोग प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं, मुझे नहीं पता, बट आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि साइको डायग्नोस्टिक स्केल्स होते हैं जिसके थ्रू ये भी पता चल जाता है कि कोई इंसान कितने हद तक लायर है, जिसे हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल लायर। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हो सकता है सोनम पैथोलॉजिकल लायर भी हो, वह हर बात पर झूठ बोल रही हो। कई बार ये अब झूठ बोलने की आदत वो किस वजह से है, अगेन उसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक पर्सन का इस तरह का बनना जिसमें वो खुलकर अपने माँ बाप को ये ना बता पाए कि वो शादी नहीं करना चाहती, तो अपने आप में ही उसकी एक वीकर पर्सनैलिटी को आगे हाईलाइट करता है। फिर अगर लड़के को भी इस बात का थोड़ा सा भी शक हुआ कि वो लड़की डिसइंटरेस्टेड है या इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है, फिर भी उसने भी शादी से बैकआउट करने का डिसीजन नहीं लिया। कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे ओवरऑल, देखिए मेंटल हेल्थ कंडीशंस, जबकि सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं तब ऐसे केसेस में ऐसा हो सकता है। अब आप अगर किसी भी इंसान का प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं तो लैक ऑफ एम्पैथी और लैक ऑफ रिमोर्स की तो हम सोच नहीं सकते, वो डेफिनेटली वो उसका एक पर्टिकुलर सिम्टम और साइन तो है ही। पर्टिकुलर डिसऑर्डर, अब नार्सिज्म के ट्रेट्स या एंटी सोशल पर्सनैलिटी जो मैं बोल रही हूँ, उसमें ये कह सकते हैं कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी का मतलब होता है मेरी मर्जी, मेरे लिए लॉज रूल्स रेगुलेशंस लाइफ में कोई मायने नहीं रखते। और इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो सकता है क्योंकि जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स समझ में आ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि उस पर्सन ने हायर किए लोग मारने के लिए, तो वो एंटी सोशल पर्सनालिटी का ट्रेट हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसे इंसान में लाइंग के ट्रेट्स होना, पैथोलॉजिकल लाइंग करना, मैनिपुलेशन करना बहुत नॉर्मल बात है ऐसे डिसऑर्डर में। ज़रा एक बार वो वाले विजुअल्स रखेंगे जब एक शादी के बाद की सेरेमनी सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की चल रही है, और मैं डॉक्टर निशा खन्ना चाहूँगी कि इसमें ज़रा सोनम की बॉडी लैंग्वेज को एट द सेम मोमेंट आप मुझे रीड कर दिखाइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत ही डिसइंटरेस्टेड उस पूरी सेरेमनी में सोनम नज़र आती हैं, क्योंकि लव ट्रायंगल की भी बात हो रही है। एट द सेम टाइम आपको लगता है कि इसमें किसी तरीके का गिल्ट सप्रेशन भी रहा होगा, क्योंकि आप जिसके साथ इन्वॉल्व थे आप उससे शादी नहीं कर पा रहे, आप किसी और से शादी बिना मन के कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि पता नहीं है रिश्ता कैसे निभेगा, कैसे चलेगा। दूसरी तरफ आपके दिमाग में ये भी है, क्योंकि जब स्टेटमेंट ये आया कि उसने उन लोगों को कहा कि इसे मार दो, तो मतलब आपके अंदर वो एंगर भी है। तो गिल्ट सप्रेशन है, एंगर का मोड ज्यादा है, क्या है? देखिए, एंगर और अग्रेशन जैसे की बात है, सप्रेस अगर आप अपने गुस्से को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा, और कहीं ना कहीं आप मानिए ये हेट का एंगल भी हो सकता है। अगर आप किसी को पता है आप एक ऐसे बंधन से बाहर नहीं निकल सकते, तो उसका तरीका क्या है, इस पर्सन को खत्म कर दिया जाए। और वो रेज कितने डीपर लेवल पर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हो सकता है, अब उसकी चाइल्डहुड पर्सनालिटी का रोल हो सकता है, उनके घर में कैसा इन्वायरमेंट था, स्पेशली इस लड़की के घर में कैसा इन्वायरमेंट था वो मेजर रोल प्ले करता है, और उसके आसपास का सपोर्टिव इन्वायरमेंट कितना था। अब ये लड़के ने भी, जैसे सेकंड आपने बोला है कि अगर अफेयर चल रहा था, उसके बिना भी साथ में शादी कर रहे हैं, तो अंदर ही अंदर एक अंतर्द्वंद तो चल रहा है। उस द्वंद में उसे लग रहा है यही एक तरीका है जिससे मैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकल सकती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं शादी से बाहर तो नहीं निकल सकती, और ये लड़का भी पीछे नहीं हटा, ये जानते हुए कि मैं डिसइंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे लड़का भी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं लगा जिससे इसकी शादी हुई, और ये लड़की तो थी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप ये बोलोगे सप्रेशन का रोल हो, रिप्रेशन का रोल हो, अगेन इसका जब तक साइको एनालिसिस नहीं होगा कंप्लीटली तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। बट जितनी भी इसके साइंस बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि उसका कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन दूसरे पर्सन की तरफ ज्यादा होगा, और उसको ये अपने आप रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट लग रहा होगा, बिकॉज इस पर्सन ने बैकआउट नहीं किया, ये जानते हुए भी कि वो लेस इंटरेस्टेड है या डिसइंटरेस्टेड है। ठीक है, अंबर आपके पास आते हो, फिर दिनेश जोडवानी साहब मैं आपके पास आऊंगी। अंबर, अभी जिस बात का जिक्र डॉक्टर निशा खन्ना कर रही है, मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको एक बात बता रही हूँ, और आपने भी आई एम श्योर ये अपने आसपास सुना होगा। ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की नौबत आए कि आपको किसी को मारने के लिए प्लानिंग करनी पड़े, आप भी जानते हैं कि उसके बाद आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म, परिवार की ज़िंदगी भी ख़त्म, जो आप चाहते हैं आप वो भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद इस स्थिति तक पहुंचना, तो इससे अच्छा शादी मत करो। परिवार का प्रेशर था क्या जिस वजह से आपने शादी की? अगर आप नहीं करना चाहती थी तो शायद खुलकर आप अपनी बात कहती। और ऐसे बहुत सारे केसेस को आपने अंबर देखा ही होगा जो सामाजिक संरचना को बिगाड़ रहे हैं, लोगों के मन में शादी को लेकर एक खौफ पैदा कर रहे हैं।
एब्सोल्युटली पूर्णिमा, ये बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि अब आप सोशल मीडिया पे देखिए, अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में इस तरह के केसेस सामने आए हैं जिसमें शादी को लेकर मर्दों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि अगर आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं तो ये आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इस तरह के सवालात रखें, किस तरह की कोर्टशिप और बहुत सारी चीजें हैं। इससे पहले हमने इस तरह की डिबेट नहीं देखी थी, क्योंकि हमने अब तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात हम करते आए थे, और जो भी महिलाओं के मर्डर हुए हैं उनके इंटीमेट रिलेटिव्स या फिर उनके हस्बैंड्स या पार्टनर्स के द्वारा, ये अब तक की स्टडीज रिपोर्ट्स रही हैं। लेकिन अब एक नया पैटर्न उभरा है, उस पे भी हमें चर्चा करने की जरूरत है कि आखिर महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं कि अपने जीवन साथी के लिए इतनी नफरत और इस तरह से बर्बरता से उनको मर्डर करवा रही हैं। अब महिलाओं के ऊपर, अब देखिए, हम जानते हैं कि हर महिला में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, या वो अपनी मांग या अपनी बात घर वालों के सामने नहीं रख पाती, क्योंकि घर वाले, परिवार वाले सब कुछ जानते हुए कि एक लड़की किसी और को पसंद करती है, फिर भी परिवार, खानदान उसकी इज्जत का हवाला देकर लड़की को चुप कराया जाता है, और एक ऐसे आदमी से शादी कर दी जाती है जिसको ये सारी चीजें पता भी नहीं होती है, और अंजाम हमें राजा रघुवंशी जैसा नजर आता है। तो इसमें सिर्फ लड़की की गलती नहीं है, वो परिवार वाले भी उतने ही कसूरवार हैं जो जानते बूझते जबरदस्ती लड़कियों को इस तरह के रिश्तों में डालती हैं, और लड़कियां उसको बड़ी सफाई से बचने के लिए कि समाज में ये भी ना हो कि शादी टूट गई, मैंने अपने घर वालों की इज्जत के लिए शादी भी कर ली और चुपचाप, जो इसमें प्लानिंग नजर आ रही है कि उसने पहले से प्लानिंग की हुई थी कि राजा को मार दिया जाएगा, फिर जिसको वो पसंद करती है उसको भी एक हीरो बना के उबार दिया जाएगा कि किस तरह से उसने एक विधवा को एक्सेप्ट कर लिया और शादी कर ली। तो ये एक शातिर और क्रिमिनल माइंडसेट भी नजर आता है कि किस तरह से कैसे कैसे लोग हो सकते हैं जो बहुत चुप नजर आते हैं और अंदर से कितने खतरनाक क्रिमिनल हो सकते हैं। एक लंबी चौड़ी तैयारी के बाद उन्हें एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ राजा रघुवंशी की मर्डर की प्लानिंग चल रही थी। तो आप में इतनी अकल है कि आप किसी का मर्डर प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते परिवार वालों के आगे कि आपको एक अनचाहे रिश्ते में नहीं आना है। तो ये बहुत जरूरी सवाल है जो हमें अपने परिवार वाले और समाज वालों को भी समझना चाहिए कि आपको जबरदस्ती किसी भी को भी किसी रिश्ते में न डाले, क्योंकि अंजाम इस तरह से किसी भी परिवार की चिराग के बुझने का हो सकता है। क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसके चलते सभी महिलाओं के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा जरूर बनती है, सारी महिलाएं कसूरवार नहीं है, लेकिन ये एक नया पहलू है, चर्चा इस पे जरूर बनती है। ठीक है दिनेश जोटवानी साहब, इसमें ऐसे बहुत सारे एंगल्स, या फिर सोनम की तरफ से ये कहा गया कि उसे किडनैप कर लिया गया था, वो जिस तरीके की हालत में मिली तो ये बताया गया अभी कि बहुत ऐसा लगता था कि राइट मेंटल स्टेट में नहीं है, या फिर सेंसेस में अपने प्रॉपर नहीं है। किडनैपिंग की बात का जिक्र किया गया। परिवार ये कह रहा है कि जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता हम इस बात को नहीं मानेंगे। दोस्त उसकी कह रही है कि वो कर ही नहीं सकती। आपको लगता है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं इस पूरे केस में भटकाव पैदा कर सकते हैं? दूसरी चीज, इस मामले में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं? ये केस कितना इम्पोर्टेंट और बहुत सारे केसेस को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा? एट द सेम टाइम इसमें मुश्किल बाकी लोगों की कितनी ज्यादा बढ़ रही है जो साथ साथ सोनम के इन्वॉल्व रहे, स्पेशली जिसने हत्या की? देखिए, दोनों क्वेश्चंस जो पूर्णिमा आपने पूछे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला है इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि इन्वेस्टिगेशंस जो हैं अभी चल रही हैं, जो डिफेंस ऑलरेडी आ रहा है उनकी तरफ से कि उनको खुद को बेहोश कर दिया था और उनको नहीं पता था, कोई सबूत नहीं है कि उसने बोला मारो मारो। तो ये तो डिफेंस साइड पे जो आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल हो जाता है इंदौर पुलिस का, मेघालय पुलिस का, यूपी पुलिस का जहाँ से वो आई थी। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है, जैसे मिस्टर शारदा ने बोला, इन्वेस्टिगेशन पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एट दिस स्टेज मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा केस इसी टाइम पे बेस होगा, जब ये सब के सब अरेस्ट होंगे, कन्फ्रंट होंगे एक दूसरे से, पुलिस उनको कन्फ्रंट करेगी, तब जाके पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो एज अ लॉयर आई कैन थिंक, तो लग रहा है कि उसकी वाइफ इन्वॉल्व है, कंप्लीटली इन्वॉल्व है सोनम इसमें। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि इन्वेस्टिगेशंस की बातें चल रही हैं। रिमांड, अभी पुलिस रिमांड होगी, फिर नेक्स्ट स्टेज एक और हो सकता है पुलिस रिमांड हो, उसको सोनम को हर जगह पे ले जाया जाएगा जहाँ जहाँ वो रही थी,
और हर जगह पे लेके जाया था जहाँ पे मर्डर हुआ था, वो सारी की सारी उनको वहाँ पे लेके जाएंगे और पुलिस फिर जाके इन्वेस्टिगेशन अपनी चार्जशीट फाइल करेगी। अभी तो एट दिस स्टेज कुछ नहीं कह सकते कि प्रोसिक्यूशन का केस क्या है या डिफेंस का केस क्या है। अभी हम रहते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है। अभी तक पॉइंटर्स तो यही हैं कि सोनम, और जो बैकग्राउंड भी आप देखते हैं कि उनका उससे पता लग रहा है कि थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है उनका, कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या उनके बॉयफ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट है या उनका खुद का कितना इन्वॉल्वमेंट है, या जो अकम्प्लिस आए थे वहां पे उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है। पैसे जैसे मिस्टर शारदा ने बोला कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिजिटल एविडेंस बहुत मायने रखता है कि एग्जैक्टली व्हाट्सएप चैट क्या थे, और व्हाट्सएप चैट शादी के नहीं, शादी से पहले के भी क्या व्हाट्सएप चैट थे बिटवीन देम, कोई ईमेल्स एक्सचेंज थी इनके बीच में, फोन कॉल्स कितने थे एक दूसरे के बीच में। और जिसने मर्डर किया राज कुशवाहा, उसके कितने फोन कॉल्स थे जो अकम्प्लिस थे। तो ये सारा का सारा बहुत ज्यादा काम प्रोसिक्यूशन के पास है। और अच्छी बात यह है कि रिमांड अब ज्यादा देर तक ले सकती है पुलिस नए कानून में। 100 अभी जो कानून ऑफ कोर्स जो सेक्शन लगेगा नया भारतीय न्याय संहिता का 103 में इनको बुक किया जाएगा, जिसे मर्डर कहते हैं। इन सबको किया जाएगा, एक को नहीं बल्कि जितने भी अकम्प्लिस हैं यहाँ पे उन सबको बुक किया जाएगा। और मेरे ख्याल से एफआईआर हो भी गई है इस केस में। पर जो दूसरा सवाल था कि इस तरीके के केसेस इम्पोर्टेंस कितनी है, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी के लिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए और लीनियंसी, चाहे हस्बैंड की तरफ चाहे वाइफ की तरफ, लीनियंसी नहीं, आप देखना चाहिए कौन कल्प्रिट है और क्या रीजंस हैं। वो तो सोसाइटल रीजन तो अलग है, बट फ्रॉम अगर लीगली पता लगे कि कुछ सालों के बाद ये एक्विट हो जाते हैं, इनको छोड़ देती है कोर्ट, तो कितना, तो जो इस वक्त जो प्रक्रिया हो रही है, जो पुलिस जा रही है, तो सारा का सारा अंडर लेंस आ जाता है। तो एज अ केस, एज अ लैंडमार्क केसेस बहुत इम्पैक्ट करता है ये अपने लीगल सिस्टम पे। सेकेंडली मैं ये भी कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली लीगल सिस्टम ये है कि अभी बीच में अभी ये रिमांड पे ही ले जाएंगे, बीच में कोई बेल लगा देगा, फिर बेल के बाद फिर उसकी अपील हो जाएगी, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। तो ये जो है, ये अल्टीमेटली ये जो है एक फेयर ट्रायल को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। बीच बीच में आपने हर बात पे चार्जशीट को फिर क्वैश करने के लिए कहेंगे, आप चार्जशीट क्वैश कीजिए, तो ये बीच में कोर्ट स्टे कर देता है प्रोसीडिंग्स को। तो जो ये बहुत ज़रूरी है कि दीज आर मॉनिटर्ड बाय इधर सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ और द हाई कोर्ट वेयर द एफआईआर इज लॉन्च। वो मॉनिटर करे कि ट्रायल 5 या 6 महीने में हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। लेकिन सर जो अगर पूरे हिस्ट्री को हम देखें तो हमारे यहाँ पर क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है, ऐसे हमने बहुत सारे केसेस सालों साल जो सीबीआई जांच में आ गए, वो तो हमने शायद कई बार तो हम उन केसेस को भूल भी जाते हैं क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस होता है और जाहिर है कि उसमें जस्टिस भी डिले होता है। लेकिन सर दूसरी तरफ जैसे सीसीटीवी फुटेज है या जो ट्रेन के टिकट्स हैं या जो आरोपी उनके लिए होटल की बुकिंग है या फिर लोकेशन शेयरिंग अगर व्हाट्सएप चैट पर है, ये सारे प्राइमा फेसी बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस कंसिडर किए जाएं क्या? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को क्या बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर एट द सेम टाइम जो पुलिस जांच में निकलकर सामने आएंगे उनको किया जाए? हाँ, दोनों। पहले तो कॉन्क्रीट एविडेंस, ऑफ कोर्स जैसे डिजिटल एविडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो ट्रेन टिकट तो है ही, पर ट्रेन टिकट तो वो डिनाई भी नहीं करेंगे ना। सोनम कहेगी हाँ मैं ट्रेन टिकट में गई थी, हाँ मैं इस जगह पे गई थी, हम हनीमून पे जा रहे थे। कोई ऐसा एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, जैसे मिस्टर शारदा ने बोला, कोई चैट हो या उसको बुलाया हो, लोकेशन शेयर की गई हो, ये वाला एविडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो आपने कहा कि सालों साल, कई बार डिकेड्स लग जाते हैं क्रिमिनल केसेस को रिजॉल्व होने में कंप्लीटली, तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसी स्टेज पे मैटर करता है। मैं आप पूर्णिमा जी कहूँगा मैं कि प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, पुलिस की इस वक्त की इन्वेस्टिगेशन बहुत मैटर करती है कि कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों का
जो डिफेंस लॉयर हैं उसका फायदा उठाएंगे। वो कहेंगे ठीक है ये सब हुआ था, लोकेशन पे गए थे, लोकेशन दिया था, हम गाइड से मिले थे, पर इससे क्या प्रूव होता है? इससे क्या प्रूव होता है कि सोनम ने ये मर्डर किया है कि नहीं किया है? तो जो डिजिटल एविडेंस है, जो फोन कॉल्स हुए हैं बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। मैप शेयरिंग हुई है बीच में, और वो क्यों पहुंचे हैं वहां पे, उसके फ्रेंड्स वहां पहुंचे क्यों मेघालय में? किसी ने तो बताया होगा कि वो वहां पहुंच गए। तो ये सारा का सारा एक चार्जशीट, जो चार्जशीट जो मेन डॉक्यूमेंट होता है अरेस्ट करने के बाद, उसमें ये सारा का सारा एविडेंस पुलिस को डालना पड़ेगा, और गवाही भी डालनी पड़ेगी। और बहुत सारी गवाही होती है जो मैजिस्ट्रेट के सामने होती है। एक तो होती है पुलिस के, जिसको आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो, लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने जब वो आप गवाही दोगे या आप स्टेटमेंट दोगे, वो ज्यादा कॉन्क्रीट होती है। तो पुलिस और प्रोसिक्यूशन एजेंसीज क्या ये सब स्टेप लेती हैं कि नहीं, ये पूरे केस उस पर निर्भर करता है इस वक्त, कि आप इस वक्त क्या एविडेंस कलेक्ट करते हो। अगर आपने कोई सीनियर, आपको कोई सीनियर वकील देखना चाहिए जो अप्रिशिएट करे कि ये एविडेंस इसको अल्टीमेटली कन्विक्ट करेगा कि नहीं, ये एविडेंस ट्रायल में काम आएगा कि नहीं, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा। अल्टीमेटली सोनम के वकील क्रॉस एग्जामिन करेंगे, और वो क्या क्या सवाल पूछेंगे, क्या वो किस तरीके के विटनेस आएंगे, क्या आपके जो ISPs होते हैं या जो आपके एयरटेल वगैरह जो होते हैं, क्या उनका लोकेशन टावर आप डेटा डालते हैं कि नहीं डालते, आप उनका टेलीफोन नंबर्स डालते हैं, जहाँ से कॉल आए हैं, जहाँ से कॉल गए हैं, वो डालते हैं कि आजकल तो एक और भी बात बताऊं कि इन तरीके के केसेस में इवन फेसबुक, व्हाट्सएप, ये आपसे कोऑपरेट कर सकते हैं। आप डेटा मंगवाइए व्हाट्सएप का, नथिंग गेट्स डिलीटेड इन द डिजिटल वर्ल्ड। आज मैंने किसी को मैसेज डाला, वो डिलीट नहीं होगा कभी, इट्स देयर फॉरएवर। वो व्हाट्सएप के पास रहेगा, वो फेसबुक के पास रहेगा, वो इंस्टाग्राम के पास रहेगा। तो आप उसको रिट्रीव कीजिए। बेशक इंडिया में नहीं है, इनका जो डेटा है वो बाहर चला जाता है, बट अगर ये पुलिस, जो मेघालय की पुलिस है, ये डेटा को रिक्वेस्ट करे तो उस वक्त का नहीं, आपके 6 महीने पुराना भी डेटा वो निकाल के दे देंगे कि ये चैट मैसेजेस थे। इससे क्लियर एविडेंस और क्या हो सकता है? ठीक है। तो इस वक्त पूर्णिमा जी, मैं कहूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका आगे का ट्रायल कैसा होगा। बिल्कुल, शुरुआती जांच में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहे, कोई एविडेंस मिस ना हो, कोई चीज नजरअंदाज ना हो। हालांकि क्योंकि आपने जिक्र किया कि सोनम को पुलिस लेकर जाएगी, तो जगह जगह जो स्पॉट्स है वहां पर रिक्रिएशन सीन का पूरा करना शुरू कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। अभी अभी ये भी खबर आई थी। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। दिनेश जोटवानी साहब, क्योंकि बहुत सारे आपने एंगल्स का जिक्र किया, उसी को कंटिन्यू शारदा सर मैं आपके साथ करती हूँ। अभी मैंने CBI बहुत सारे लॉन्ग पेंडिंग केसेस की बात की, लंबी डिलेड इन्वेस्टिगेशन की मैंने बात की, या फिर जब तक न्याय आता है बहुत लंबा समय चला जाता है। ऐसे में आपने पिछले बहुत कुछ केसेस क्या ऐसे नोटिफाई किए जहां पर परिवार का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हो लेटर? क्योंकि ऐसे जैसे CBI को अगर मान के चलिए आपको डिले कराना है, आपने CBI को केस ट्रांसफर करवा दिया, इसमें फिर रिट ऑफ मैंडेमस एक उनके पास एक तरीका रहता है कि हम CBI को इसको ट्रांसफर करा दें। आपको लगता है कि ऐसे केसेस में इसकी भी संभावना बहुत ज्यादा है? क्योंकि सर जो बयान फैमिली की तरफ से आ रहे हैं अभी, इनफैक्ट जो राजा रघुवंशी है उसकी फैमिली भी ये क्लियर कह रही है कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता, मैंने तो उसको बेटी माना, मैं एक थॉट प्रोसेस की बात कर रही हूँ, उसके हिसाब से मैं इसको समझना चाहती हूँ। अभी जो परिवार शुरू में कह रहा था कि हमको CBI जांच की आवश्यकता है, वो उनका जो एम्फेसिस थी, वो एम्फेसिस धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। अब वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ पुलिस तो सही रास्ते पर है, पहली बात। दूसरा, परिवार क्या कहता है और लोग क्या कहते हैं वो मैटर नहीं करता है। जो टेक्निकल एविडेंस आ रहा है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आ रहा है, वो मैटर करेगा। और मैं आपको 3 अकाट्य एविडेंस बताऊंगा इस केस में, जो कि डिनाई करने मुश्किल हो जाएंगे। पहली चीज़ ये है कि प्लेस ऑफ अकरेंस पर एक वाइट कलर की शर्ट मिली है, हाँ। और ये वही शर्ट है जिसका कि CCTV पर दिखाई गई थी पहले, हाँ। वो जो उन्होंने सोनम ने पहनी हुई थी, हाँ। किसी और जगह, वो यहाँ मिली है। और उसी शर्ट पर कुछ खून के छींटे हैं। वो खून के छींटे जब इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे तो ये देखा जाएगा कि वो राजा
के छींटे हैं खून के, ना कि सोनम के खून के छींटे हैं। अगर वो राजा के खून के छींटे हैं तो सोनम को ये कहने में बहुत मुश्किल होगा कि मैं राजा के पास नहीं थी जब मर्डर हुआ। और अगर मर्डर होने के टाइम में हस्बैंड का मर्डर हो रहा है और तुम वहाँ खड़ी हुई हो तो तुमको एक भी चोट ना आवे, ऐसा कैसे होगा? ये भी कहा जा रहा है कि सोनम ने ही धक्का दिया। अभी मैं सब थ्योरीज की बात कर रही हूँ हाँ। क्योंकि क्लियर कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उन थ्योरीज की बात। तो ये एक अकाट एविडेंस आएगा जो कि फोरेंसिक एविडेंस होगा। नंबर 2, जब ये क्या नाम ये सोनम लोग वहाँ से चले, शिलोंग से चले चेरापूंजी के लिए, तो वहाँ से चले तो स्कूटी पर चले। ये हनीमून करने गए थे, लेकिन हनीमून करते करते ये ट्रैकिंग में कैसे चले जाएंगे? इसका मतलब यह है कि प्लानिंग शुरू से ही बड़ी सुंदर प्लानिंग थी। सर एक चीज और इसमें, बस चेरापूंजी में हम सब जानते हैं ये ऐसा वेदर है जब बारिश, सबसे ज्यादा बारिश होती है। ऐसे में जब हम इनफैक्ट हम एक नॉर्मल वेकेशन भी प्लान करते हैं तो हम मौसम को देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी तरीके का कोई खतरा तो नहीं, हम जिस जगह पर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो हमने उसी जगह का चुनाव क्यों किया? हाँ, ये वही कारण है कि जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, मीटिंग ऑफ माइंड्स के बाद में जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनकी ऐसा सोच रही होगी कि हम इतने इंटीरियर एरिया में चले जाएं कि जहां पर अगर हम डेड बॉडी को फेंक दे किसी गॉर्ज में, नीचे खाई में फेंक दे तो वो ना मिले। और बहुत से ऐसे बेवकूफ़ हैं जो सोचते हैं कि वहाँ से नदियाँ बह रही हैं, वो नदियाँ तो बांग्लादेश में चली जाएंगी, डेड बॉडी चली जाएगी। ये नहीं जानते हैं कि जिस जगह आपने डेड बॉडी फेंका है वहाँ से वो उड़ के तो नहीं जा सकती है, और उससे कम से कम मैं समझ रहा हूँ कि 4 या 5 पहाड़ की रिज है जो कि क्रॉस करनी होगी, 1 2 3 4। मैंने 14 साल वहाँ पर काम किया मेघालय में, तो इसलिए वो सब रिज हम पैदल घूम करके हमने देखा है। सवाल ही नहीं उठता है कि कोई डेड बॉडी को नीचे गॉर्ज में गिराए और वो कहीं से और चली जाए। तो दूसरी चीज़ हो गई। और इसके अलावा जो दाव, मैं इंग्लिश में जिसको मैशेट या जो कहा गया है, चॉपर एक्चुअली करेक्ट वर्ड होना चाहिए, नियरेस्ट वर्ड चॉपर है, जिससे मारा गया, जी, जो मर्डर वेपन है, तो शुरू से बरामद वो भी कर लिया गया। जी जी, शुरू से ही मैंने उस दाव को देखा। तो वहाँ 3 कम्युनिटीज हैं, जैंतिया, खासी और गारो। तीनों के अलग अलग तरीके के दाव होते हैं पैटर्न के। ये दाव इन तीनों पैटर्न से अलग था। तो मैंने इसी शुरू में ही कहा था कि ये दाव तो अलग है और वहाँ का लोकल बना हुआ नहीं है, ये जरूर बाहर से लाया गया है। सर ये ऑनलाइन ऑर्डर हुआ था? हाँ, ये अब मालूम पड़ रहा है ना। हाँ, ये ऑनलाइन। हाँ, दूसरी चीज, उस दाव को जब देखा गया तो पाया गया कि इससे कभी तो लकड़ी कटी ही नहीं पहले। I mean, उस पर स्क्रैच मार्क नहीं थे, ये ब्रांड न्यू था। तो ब्रांड न्यू दाव पीओ पर कैसे आएगा? तो इसका मतलब स्पर ऑफ द मोमेंट पे क्राइम नहीं हुआ है। ये क्राइम ऐसा नहीं है कि कोई टूरिस्ट, 2 प्रकार के टूरिस्ट थे, उनमें झगड़ा हुआ और अचानक से उन्होंने दाव देखा और मार दिया, वो नहीं है। ये दाव लेके आया गया बाहर से। तो इसको जो भी ये हैं इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये दाव आप कहाँ से लाए, और मालूम तो पड़ ही जाएगा। और जैसा आपने कहा, अगर ऑनलाइन ऑर्डर हुआ है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो बिना पैसे के नहीं आएगा। तो जब उसका ट्रांजैक्शन भी होगा, ट्रांजैक्शन भी निकलेगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो ये तो दूसरा जो बहुत ही अकाट्य प्रूफ होगा। ठीक है। और अगर सचमुच मर्डर उनके आंख के सामने हुआ तो उनको मान लो मैं कहूँ कि मैं बेहोश हो गई, तो जब होश आएगा 10 मिनट 15 मिनट पीछे, तो जिस घर से आप निकले हैं, जहाँ रात में रुके हैं, क्या दिक्कत है आप वहाँ जा करके चिल्लाते चिल्लाते जाके बताएं कि मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया? तो ये उन्होंने नहीं किया। इंस्टेड वहाँ से भागे गुवाहाटी, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से मेरे, जहाँ तो मुझे खबर है कि ये मध्य प्रदेश तक पहुँच गए थे। तो ये जो कंडक्ट है वो कंडक्ट प्रूव करेगा कि इनका इसमें मर्डर में हाथ है। ठीक है। डॉक्टर निशा खन्ना, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि जब बाद में सोनम को पहली बार वहाँ पर पाया गया और सोनम ने फ़ोन किया, उसके बाद एक सर्टेन टाइम बाद सोनम बहुत नॉर्मल दिख रही थी। क्या ये नॉर्मल सी दिखना किस तरफ इशारा करता है, अगर नॉर्मल सी है और आपको भी वो समझ में आती है? दूसरी तरफ इन सब प्लानिंग के बीच में इस बात का एहसास तो सोनम को होगा ना कि जब चीज़ें खुलेंगी तो मेरे पास फिर आगे कोई रास्ता नहीं होगा, और अगर उसके मन में कानून का कोई डर है ही नहीं तो फिर ये क्या दर्शाता है? क्योंकि आपके पास आगे फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना मैम।
आप किसके साथ रहेंगी, आप अपनी लाइफ को कैसे आगे जिएंगी, ये सब तो अंधेरे में है ना फिर, अगर आप पकड़ी गई तो। मैम, कत्ल करने वाला कभी ये सोचता ही नहीं है कि वो कभी पकड़ा जाएगा। उनको लगता है कि जैसा वो सोच रहे हैं लाइफ में वैसा ही होगा, और उसके दिमाग में ऐसा कभी आया ही नहीं होगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ और मैं कभी पकड़ी जाऊंगी। देखिए, अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, और अगर आप एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो आपकी डिल्यूजनल वर्ल्ड में सब कुछ सिर्फ पॉजिटिव हो रहा है और वही पॉजिटिव ही होगा, और जैसा आपने प्लान किया है। क्योंकि जैसे ये हनीमून पर गए हैं तो उन्होंने जो प्लान किया, जैसे जैसे प्लान किया तो चीज़ें वैसे उन्होंने सोचा कि वैसे ही होंगी। देखिए, लाइफ हमारे अकॉर्डिंग सर्टेनिटी से तो चलती नहीं है, तो उनको भी जब भी कोई प्लान करता है, प्लॉट करता है, तो ये नहीं सोचता कि अचानक से कुछ हो जाएगा। अनसर्टेनिटी लाइफ का हिस्सा है, और ऐसी अनसर्टेनिटी कि अगर ऐसा कुछ करेंगे और नेगेटिव हो जाएगा तो वो उनके दिमाग में कभी आता ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए पॉजिटिव ही काम करता है, और जिस तरीके से वो सोच रहे हैं वही प्लान काम करेगा। किसी और के दिमाग का प्लान या कोई और चीज़ होगी ही नहीं। नेगेटिविटी का वो एक भी चीज़ सोचते नहीं है। और फिर मैं वही कहूँगी, अगर ऐसी साइकोपैथिक टेंडेंसीज के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिसको दूसरों को हर्ट करके खुशी मिलती है, चाहे वो सैडिस्टिक ट्रेट्स हो, तो ऐसे पर्सन्स को इवन कत्ल करने के बाद भी रिमोर्स फील नहीं होता। क्योंकि अगर उसको हादसा लगा होता तो वो एक जैसे पूरा एक झूठी कहानी अगर कर रही है तो वो झूठी कहानी नहीं करती, वो उसी डिल्यूजन और इल्यूजन के वर्ल्ड में लिव कर रही है और उसे लग रहा है वही सच है। और मुझे लग रहा है पुलिस जब सामना करेगी या इसको किसी थेरेपिस्ट के पास भेजा जाएगा और इसकी समझने की कोशिश की जाएगी तो सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी, इसके बॉर्न एंड ब्रॉट अप से लेकर इसके आज तक के इन्वायरमेंट पर सब चीज़ों का इम्पैक्ट इसकी पर्सनैलिटी पर पड़ा होगा। और ये जो जितना भी इसने प्लॉटिंग या प्लानिंग किया है ये उसी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है जो कभी ना कभी छोटे छोटे रूप में सामने आया होगा। ना कभी फैमिली ने उस पर इतना तवज्जो दिया होगा, ना उसके पार्टनर ने या ना उसके आसपास के लोगों ने। ठीक है अंबर, सोनम रघुवंशी के केस के बाद क्या आपको लगता है कि सोसाइटी के लिए भी ये एक वेकअप कॉल है कि हमें और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? एब्सोल्युटली पूर्णिमा, जैसे कि हम सब इस पे चर्चा करें और जो भी इस केस या इस तरह के जो सिमिलर केसेस हमने रिसेंट पास्ट में देखे हैं उस पे चर्चा होती है और अचानक से ये हमें देखने के लिए मिल रहा है कि लड़कियां अपने पतियों का मर्डर करा रही हैं। क्यों करा रही हैं और किस तरह के सर्कमस्टेंसेस हम कहने के लिए बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। हम लड़कियों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको काम करने भी दे रहे हैं, सारा कुछ करने दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आ जाता है कि जब बात आती है जीवन साथी चुनने की तो अभी भी हम ऊंच नीच, धर्म, जात और ये सारे जो बंधन है वो लड़कियों पर अप्लाई करते हैं। उनको कहीं ना कहीं समाज का और परिवार का प्रेशर फेस करना पड़ता है और बचपन से ही उनको ये बार बार प्रेशर डाला जाता है कि नहीं, अपनी जात से, अपने धर्म से बाहर ना निकलना, लड़का ऐसा ही हो, अपने उसमें हो। अगर पसंद की शादी का अधिकार या फ्रीडम भी दी जाती है तो ये कहा जाता है कि इतना ध्यान रखना कि अपनी जाति का ही हो, अपने ही धर्म का हो। तो आजादी नहीं, हालांकि संविधान से हमें बहुत सारे अधिकार मिले हुए। मैं सोनम ने जो किया उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो समाज में एक अलग पहलू उभर कर आया है ये तो एक पूरी तरह से क्रिमिनल माइंडसेट है। पूरी तरह से इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को प्लान किया गया है, इस पूरे मर्डर को, तो इसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल प्रेशर्स होते हैं उसके चलते एक क्रिमिनल माइंडसेट, एक कॉन्स्पिरेसी बनती है और नतीजा ये होता है। ये हमें समझने की जरूरत है। निशा जी ने बताया और हमारे जो यहाँ पर डीजी साहब, वकील साहब बैठे हुए हैं, वो सारे ही इन सारे कानूनी और जो भी पहलू है उन पे हम बात कर रहे हैं। समझने की आवश्यकता है कि एक डिबेट छिड़ी है, इस तरह का एक अलग पैटर्न सामने आया है, तो उसके पीछे के कारणों पे एक खुलकर चर्चा की जाए, बजाय इसके कि हम महिला वर्सेस पुरुष कर दें या सारी महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर दें, क्योंकि सारी महिलाएं अपने पतियों का मर्डर नहीं कर रही हैं। अब तक भी अगर हम आंकड़ों की बात करें, यूएन की रिपोर्ट देखें या फिर हम एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर लें, तो महिलाओं के अगेंस्ट ही क्राइम होता है, लेकिन अगर पुरुषों की भी अगेंस्ट क्राइम हो रहा है तो हमें बराबर का उतना ही दुख है और उतनी ही हमें शिद्दत के साथ उस पर चर्चा की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंबर।
ज्वाइन इन करने के लिए। आपका भी शुक्रिया डॉक्टर निशा खन्ना। शारदा प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। दिनेश जोटवानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तफसील से पूरे मामले को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंत में बस इतना कहना चाहूँगी कि इसमें हम कोई निर्णय या किसी मीडिया ट्रायल की तरफ नहीं है, लेकिन हर एक पहलू को समझने की कोशिश करनी होगी, मानसिकता को समझने की कोशिश करनी होगी। क्या किसी तरीके का डिसोसिएशन, मेंटल अभी फिलहाल स्थिति सोनम की रही कि क्या रहा, इसको भी समझना होगा, और पुलिसिया कार्रवाई के भी हर एक एंगल को आज इस चर्चा से हमने समझने की कोशिश की है।